जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा मानना है कि ज़्यादा पैसे से किसी की आर्थिक समस्याएं शायद ही कभी सुलझती है। समस्याएं तो समझदारी से सुलझती है। मेरा मित्र कर्ज में फंसे लोगों से बार-बार एक ही बात कहता है, अगर तुम्हें लगता है कि तुमने खोद-खोद कर खुद को गड्ढे में फंसा लिया है, तो खोदना बंद कर दो। बचपन में मेरे डैडी हमसे अक्सर कहते थे कि जापानी 3 शक्तियों को महत्वपूर्ण मानते हैं, तलवार की शक्ति, रत्न की शक्ति और दर्पण की शक्ति। तलवार हथियारों की शक्ति का प्रतीक है। अमेरिका ने हथियारों पर ट्रिलियन डॉलर खर्च किए हैं और इसी वजह से वह आज संसार के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है। रत्न पैसे की शक्ति का प्रतीक है। इस कहावत में कुछ सच्चाई है। स्वर्णिम नियम याद रखो, जिसके पास स्वर्ण है वही नियम बनाता है। दर्पण आत्मज्ञान की शक्ति का प्रतीक है। जापानी किंवदंती के अनुसार आत्मज्ञान को इन 3 शक्तियों में सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। गरीब और मिडिल क्लास लोग अक्सर पैसे की पावर को खुद पर हावी होने देते हैं। वे सुबह उठकर कड़ी मेहनत वाली नौकरी करने चले जाते हैं और खुद से यह नहीं पूछते हैं कि क्या ऐसा करने में समझदारी है। हर सुबह नौकरी करने जाकर वे दरअसल अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। पैसे की पूरी समझ ना होने से बहुसंख्यक लोग पैसे की प्रबल पावर को ये इजाजत दे देते हैं कि वे उन्हें कंट्रोल कर लें। अगर वे दर्पण की पावर का इस्तेमाल करते, तो वे खुद से ये सवाल पूछते, क्या इसमें समझदारी नजर आती है? अक्सर अपनी आंतरिक समझदारी अपने भीतर की प्रतिभा पर भरोसा करने के बजाय ज्यादातर लोग भीड़ के साथ-साथ चलने लगते हैं। वे वही करते हैं जो बाकी सभी लोग करते हैं। सवाल पूछने के बजाय अनुसरण करते हैं। अक्सर वे परवाह नहीं करते हुए वही दोहराते हैं जो उन्हें बताया गया है। डाइवर्सिफाई करो। अपने धन का निवेश अलग-अलग जगह करो। आपका मकान एक एसेट है। आपका मकान आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। अधिक कर्ज लेने पर आपको टैक्स में ज़्यादा छूट मिलती है। सुरक्षित नौकरी खोजो, गलतियां मत करो, जोखिम मत लो। कहा जाता है कि श्रोता समूह के सामने बोलने का डर ज़्यादातर लोगों को मौत के डर से भी ज़्यादा भयावह लगता है। मनोरोग चिकित्सक कहते हैं कि लोग सार्वजनिक मंच पर बोलने से इसलिए कतराते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि उनकी बुराई होगी। लोग बाग उनकी हंसी उड़ाएंगे, वे अकेले रह जाएंगे, सब कट जाएंगे और बिरादरी से अलग थलग कर दिए जाएंगे। अलग होने या अकेले रह जाने का डर ज्यादातर लोगों को अपनी समस्याएं सुलझाने के नए तरीके खोजने से रोकता है। मेरे शिक्षित डैडी कहते हैं कि जापानी दर्पण की पावर को सबसे ज्यादा मूल्यवान इसलिए मानते थे क्योंकि इसके अंदर देखने पर ही हमें सच्चाई पता चलती है। डर ही वे मुख्य कारण है जिसकी वजह से लोग कहते हैं, इसे सुरक्षित तरीके से खेलो, ये हर चीज के बारे में सच है। चाहे ये खेल हो, संबंध हो, करियर हो या पैसा हो। इसी सामाजिक बहिष्कार के डर की वजह से लोग आम स्वीकृत मान्यताओं या लोकप्रिय प्रवृत्तियों पर सवाल नहीं करते हैं और चुपचाप उनका अनुसरण करते हैं। आपका मकान एक एसेट है, एकीकृत कर्ज लेकर उपभोक्ता ऋण से बाहर निकल जाओ। ज्यादा कड़ी मेहनत करो, प्रमोशन का सवाल है। किसी दिन मैं वाइस प्रेसिडेंट बन जाऊंगा, पैसे बचाओ। जब मेरी तनख्वाह बढ़ेगी तो मैं एक ज्यादा बड़ा मकान खरीद लूंगा। म्यूचुअल फंड सुरक्षित है। कई आर्थिक समस्याएं इसलिए भी उत्पन्न होती हैं क्योंकि हम पड़ोसियों या आसपास के लोगों से बराबरी करना चाहते हैं। कभी कभार हम सभी को दर्पण में देखने की जरूरत होती है ताकि हम अपने डरों के बजाय अपनी आंतरिक बुद्धिमत्ता के प्रति सच्चे रहें। जब माइक और मैं 16 साल के हुए, तब तक हमें स्कूल में समस्याएं आने लगी थी। हम बुरे नहीं थे, हम तो बस भीड़ से अलग होने लगे थे। हम स्कूल के बाद और वीकेंड पर माइक के डैडी के लिए काम करते थे। माइक और मैं अक्सर काम के बाद उसके डैडी के साथ एक टेबल पर घंटों बैठा करते थे, जहां वे अपने बैंकर्स, वकीलों, अकाउंटेंट्स, ब्रोकर्स, इन्वेस्टर, मैनेजर्स और कर्मचारियों के साथ मीटिंग करते थे। वे ऐसे आदमी थे जिन्होंने 13 साल की उम्र में ही पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन अब वे शिक्षित लोगों को रास्ता दिखा रहे थे, निर्देश दे रहे थे, आदेश दे रहे थे और उनसे सवाल पूछ रहे थे। वे सब अमीर डैडी की एक आवाज पर दौड़े चले आते थे और उनके अप्रसन्नता व्यक्त करने पर सहम जाते थे। वे एक ऐसे आदमी थे जो कभी भीड़ के साथ नहीं चले। वे एक ऐसा आदमी थे जिन्होंने खुद के दम पर सोचा और वे इन शब्दों से चिढ़ जाते थे, हमें इसे इस तरह इसलिए करना है क्योंकि सभी लोग इसे इसी तरह करते हैं। वे नहीं कर सकता शब्दों से भी नफरत करते थे। अगर आप उनसे कोई काम कराना चाहते हैं, तो बस इतना कहना ही काफी था, मुझे लगता है कि आप ये नहीं कर सकते।
माइक और मैंने उनकी मीटिंग्स में बैठकर जितना कुछ सीखा, उतना हमने स्कूल के सारे वर्षों में कभी नहीं सीखा, कॉलेज में भी नहीं। माइक के डैडी के पास किताबी ज्ञान नहीं था, लेकिन वे फाइनेंशियल रूप से एजुकेटेड थे और इस कारण सफल भी थे। उन्होंने हमसे बार-बार कहा, एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने से ज़्यादा बुद्धिमान लोगों को नौकरी पर रख लेता है। इसलिए माइक और मुझे बुद्धिमान लोगों की बातें घंटों तक सुनने और सीखने का लाभ मिला। लेकिन इसकी वजह से माइक और मैं उस प्रचलित सामाजिक मान्यता के साथ नहीं चल पाए, जो हमारे शिक्षक सिखाते थे। इस कारण कई समस्याएं खड़ी हो गई। जब भी टीचर कहते थे, अगर तुम्हें अच्छे ग्रेड नहीं मिलते हैं, तो तुम बाहर की दुनिया में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकते। तो माइक और मैं बस अपनी भौहें चढ़ा लेते थे। जब हमें घिसे-पिटे डर्रे का अनुसरण करने और नियमों का अक्षरशः पालन करने को कहा जाता था, तो हम देख सकते थे कि स्कूल किस तरह रचनात्मकता को हतोत्साहित करता है। हम अमीर डैडी की इस बात का मतलब समझने लगे थे कि स्कूल इस तरह बनाए गए हैं ताकि अच्छे मालिक नहीं, अच्छे कर्मचारी तैयार हो सके। कभी-कभार माइक या मैं टीचर से पूछते थे कि हम जो पढ़ रहे हैं, उनकी असल ज़िंदगी में क्या उपयोगिता है? या हमें धन और इसकी कार्यशैली के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? बाद वाले सवाल का हमें प्राय ये जवाब मिलता था कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। अगर हम अच्छी तरह पढ़ाई करेंगे, तो पैसा अपने आप मिलने लगेगा। पैसे की पावर के बारे में हम जितना ज़्यादा जानते थे, हम अपने शिक्षकों और सहपाठियों से उतने ही दूर होते जाते थे। मेरे हाईली एजुकेटेड डैडी ने कभी भी मेरे ग्रेड्स पर नाराज़गी व्यक्त नहीं की, लेकिन हमारे बीच पैसों के बारे में वाद-विवाद होने लगे। जब मैं 16 साल का हुआ, तब तक शायद मेरी फाइनेंशियल बुनियाद मेरे मम्मी-डैडी से कहीं बेहतर हो गई थी। मैं बहीखाते बना सकता था, टैक्स, अकाउंटेंट्स, कंपनी के वकीलों, बैंकर्स, रियल एस्टेट ब्रोकर्स, निवेशकों आदि की बातें सुनता था। इसके विपरीत मेरे डैडी दूसरे शिक्षकों से बात करते थे। एक दिन मेरे डैडी ने मुझे बताया कि हमारा मकान उनकी सबसे बड़ी एसेट था। इस बात से एक अप्रिय बहस छिड़ गई जब मैंने उन्हें दिखाया कि मेरे हिसाब से मकान अच्छा इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं था। मेरे एक डैडी सोचते थे कि उनका मकान उनकी एसेट है, जबकि दूसरे डैडी सोचते थे कि ये एक लायबिलिटी है। मुझे याद है कि मैंने लाइन डायग्राम बनाकर अपने डैडी को कैश फ्लो की दिशा दिखाने की कोशिश की थी। मैंने उन्हें यह भी बताया था कि मकान मालिक बनने के साथ ही मकान से जुड़े बहुत बड़े-बड़े खर्च भी बढ़ जाते हैं। ज़्यादा बड़े मकान का अर्थ था ज़्यादा बड़े खर्चे और इसका मतलब यह था कैश फ्लो लॉस वाले कॉलम से होकर बाहर चला जाता था। आज भी लोग मेरे इस कथन को चुनौती देते हैं कि मकान एसेट नहीं है। मैं जानता हूँ कि खुद का मकान कई लोगों का सपना होता है और उनका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट भी। और अपने मकान का मालिक बनना कुछ नहीं से बेहतर है। मैं तो बस इस लोकप्रिय मान्यता को देखने का एक वैकल्पिक तरीका सुझाना चाहता हूँ। अगर मेरी पत्नी और मैं एक ज़्यादा बड़ा, ज़्यादा शानदार मकान खरीदते हैं, तो हम जानते हैं कि ये एसेट नहीं होगा, ये एक लायबिलिटी होगा, क्योंकि ये हमारी जेब से पैसे निकालेगा। तो यहाँ वह तर्क है जो मैं देता हूँ। वास्तव में मुझे उम्मीद नहीं है कि ज़्यादातर लोग इससे सहमत होंगे, क्योंकि आपका मकान एक भावनात्मक चीज़ है और जब पैसे की बात आती है, तो ज़्यादा भावनाएं रहने पर फाइनेंशियल बुद्धि प्राय कम हो जाती है। मैं अपने खुद के तजुर्बे से जानता हूँ कि पैसा हर निर्णय को भावनात्मक बना देता है। जब मकानों की बात आती है, तो अधिकतर लोग उस मकान का कर्ज उतारने के लिए मेहनत करने में अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, जिसके वे कभी पूरे मालिक नहीं होते। दूसरे शब्दों में ज़्यादातर लोग हर कुछ सालों में एक नया मकान खरीद लेते हैं और हर बार पुराने कर्ज को चुकाने के लिए 30 साल का नया कर्ज ले लेते हैं। हालांकि मॉर्गेज के ब्याज पर लोगों को टैक्स में छूट मिलती है, लेकिन वे अपने दीगर खर्चों के लिए टैक्स के बाद मिले डॉलरों का उपयोग करते हैं, मॉर्गेज का पेमेंट करने के बाद भी। जब मेरे सास ससुर के मकान का प्रॉपर्टी टैक्स बढ़कर $1000 प्रति माह हो गया, तो उन्हें सदमा लगा। ये तब की बात थी जब वे रिटायर हो चुके थे। इसलिए इस वृद्धि से उनका रिटायरमेंट बजट गड़बड़ा गया और उन्हें मजबूरन मकान बदलना पड़ा। मकानों की कीमत हमेशा नहीं बढ़ती है। मेरे कुछ मित्र हैं जिन पर मकान के लिए $10 लाख का कर्ज है, जो आज इससे कम में बिकेगा। सबसे बड़े नुकसान है चूके हुए मौके। अगर आपका सारा पैसा आपके मकान में फंसा हुआ है, तो आप ज़्यादा कड़ी मेहनत करते हैं, क्योंकि आपका पैसा एसेट वाले कॉलम में बढ़ने के बजाय लॉस वाले कॉलम से बाहर निकलता रहता है। आम मिडिल क्लास कैश फ्लो पैटर्न। अगर कोई युवा पति पत्नी अपनी एसेट वाले कॉलम में जल्दी ही ज़्यादा पैसा डाल दे, तो उनके बाद के वर्ष आसानी से गुजरेंगे।
उनकी एसेट्स बढ़ जाएगी और आमदनी बढ़ाने में मदद करेगी। इससे एसेट्स के खर्चों के पेमेंट में मदद देने के लिए उपलब्ध रहेगी। शॉर्ट में इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो शुरू करने के बजाय एक बहुत महंगे मकान का मालिक बनने का निर्णय किसी व्यक्ति पर नीचे दिए गए कम से कम 3 तरीकों से असर डालता है। पहला, समय का लॉस, जिस दौरान दूसरी एसेट्स का प्राइस बढ़ सकता था। दूसरा, एक्स्ट्रा कैपिटल का लॉस, जिसका दोबारा निवेश किया जा सकता था, जबकि मकान खरीदने के बाद आपको उससे जुड़े सीधे बहुत से खर्चे उठाने पड़ते हैं। तीसरा, एजुकेशन का लॉस, अक्सर लोग अपने मकान, बचत और रिटायरमेंट योजनाओं को ही अपनी संपत्तियां वाले कॉलम में रखते हैं। चूंकि उनके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा ही नहीं होता, इसलिए वे इन्वेस्टमेंट करते ही नहीं है। इस वजह से उन्हें इन्वेस्टमेंट का एक्सपीरियंस कभी नहीं मिल पाता। अधिकतर लोग कभी वह नहीं बन पाते जिसे इन्वेस्टमेंट जगत प्रभुत्व इन्वेस्टर कहता है, और सबसे अच्छे इन्वेस्टर आमतौर पर पहले प्रभुत्व इन्वेस्टरों को बेचे जाते हैं, जो बाद में उन्हें सुरक्षात्मक खेल खेलने वाले लोगों को बेचते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मकान ना खरीदें, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपको एसेट और लायबिलिटी का फर्क समझ लेना चाहिए। जब मेरे मन में ज़्यादा बड़े मकान की इच्छा होती है, तो मैं पहले एसेट्स खरीदता हूँ ताकि वे उस मकान के पेमेंट के लिए कैश फ्लो उत्पन्न कर दे। मेरे हाईली एजुकेटेड डैडी का व्यक्तिगत फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेड रेस में फंसे आदमी का सबसे अच्छा उदाहरण है। उनके खर्चे उनकी इनकम के बराबर थे, जिस वजह से उनके पास इतनी सेविंग नहीं रहती थी कि वे एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करें। इसके फलस्वरूप उनकी लायबिलिटी उनकी एसेट से ज़्यादा बड़े रहते थे। मेरे हाईली एजुकेटेड डैडी की इनकम और लॉसेस दोनों बराबर थे, और उनकी एसेट कम थी और लायबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, जबकि मेरे रिच डैडी की इनकम बहुत ज़्यादा थी और लॉसेस बहुत कम थे, और उनकी एसेट्स बहुत ज़्यादा थी और लायबिलिटी बहुत कम थी। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।